लंबे समय तक आरजेडी के साथ निभाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय का दर्द भी छलका है। मृत्युंजय ने कहा है कि तेजस्वी मजबूर और लाचार हैं, पार्टी में लालू राबड़ी की चलती नहीं है और ऐसे में कोई सुनने वाला नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कंठ सूखे हैं, आवाज भर्राई हुई है, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले मृत्युंजय तिवारी का दर्द गहरा है। जिस पार्टी में 20 साल बिताया, जिस पार्टी ने वहां तो पीड़ा है, दर्द है कि अच्छा सिला दिया तूने। हमने, मेरा गुनाह क्या था कोई बता दे। आरजेडी में लंबे वक्त तक काम करने वाले मृत्युंजय तिवारी अब पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतें लंबी हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव मजबूर और लाचार हैं। लालू राबड़ी की कोई सुनता नहीं, कुछ लोग पार्टी से भी ऊपर हो गए हैं। तेजस्वी यादव जी को भी हमने कहा, लेकिन वो भी मजबूर लाचार जो भी हों, अब कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की, जिस तरीके से आपका प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का कौन सुन रहा है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के भीतर सियासी बवंडर है। अब आरजेडी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद पार्टी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया। सिद्दीकी ने मृत्युंजय तिवारी को लालू प्रसाद के सामने अपनी बात रखने की नसीहत दी। कहा वो इस्तीफे की बात नहीं करें। मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी। राष्ट्रीय जनता दल में न तो नेता की कोई कीमत है, न कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत है। वहां सिर्फ एक परिवार की चलती है। नेतृत्व का जो उनके प्रति विश्वास था, नेतृत्व जो उनके प्रति अपना सोच रखती थी, उस सोच पर वो अपने स्वयं आकलन करे कि कितने खरे उतरे हैं। हमें अभी भरोसा है कि आरजेडी का नेतृत्व उनसे बात करेगा और उन्हें वापस पार्टी में लाएगा। राष्ट्रीय जनता दल में किसी भी कार्यकर्ता का मान और सम्मान सुरक्षित नहीं है और इन दिनों तो भगदड़ मचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने आरोप लगाया कि आरजेडी में सिर्फ परिवार की चलती है, तो कांग्रेस ने भी मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी पर ही हमलावर हैं। मृत्युंजय तिवारी ने लंबे वक्त तक आरजेडी में रहकर पार्टी की आवाज को बुलंद किया। पार्टी के बुरे दिनों में भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अचानक से पार्टी से नाता तोड़ लिया है? आखिर मृत्युंजय को अपमान का घूंट किसने पिलाया? ये सारे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए IGIMS पटना पहुंचे हैं। पहले से किडनी की बीमारी से ग्रसित है वो। ब्लड शुगर में लगातार उतार चढ़ाव की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और रवि एस नारायण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, इस समय लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वो अपने घर पे हुए थे और अचानक से जो है वो असहज महसूस करने लगे और वहां से निकल करके परिवार वालों ने उनके IGMS जो है उनको लेकर के आए हैं, जहां पे डॉक्टर जो है वो उनका चेकअप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा है और साथ साथ जो शुगर लेवल है वो भी काफी बढ़ा है। और क्योंकि लगातार जो है शुगर को लेकर के वो इंसुलिन भी लेते रहे हैं और किडनी को लेकर के जिस तरह से ट्रांसप्लांट जब से हुआ है तब से लगातार जो है वो चेकअप के लिए डॉक्टर कहते रहे हैं। बीच में वो सिंगापुर गए थे और वहां से वो दिखा करके आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है आज
जब वो बैठे हुए थे उस समय काफी असहज महसूस करने लगे, जिसके बाद फौरन जो है लेकर के उन्हें आईजीएमएस पहुंचा है लोगों ने, और यहाँ पर डॉक्टर जो है उनका चेकअप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर स्थिति सामान्य रही तो अगले कुछ घंटों में जो है उनको यहाँ से रिलीज किया जाएगा, लेकिन अगर तकलीफ ज्यादा हुई तो वो एडमिट भी कर सकते हैं आज के लिए। जी, तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव जी की जो तबीयत है उसमें बताया जा रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ने से वो थोड़े से परेशान हुए, उनको घबराहट हुई और इसी को लेकर उन्हें अस्पताल में फिलहाल चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। थोड़ी देर में उनको अगर सब कुछ सामान रहता है तो उनको घर वापस भेज दिया जाएगा। रवि, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर बयान दिया और कहा कि वे मृत्युंजय तिवारी के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि इतने शांत और सभ्य स्वभाव के नेता का पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत है कि आरजेडी में हालात ठीक नहीं है। चिराग ने कहा कि आरजेडी के मौजूदा नेतृत्व में कमी होती आ रही है। बिहार कैबिनेट के समक्ष आते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर पार्टी अध्ययन करती है, पार्टी की राज्य इकाई उस पे अपनी सोच को कैबिनेट के भीतर रखने का कार्य करती है। आज की तारीख में जब व्यवस्था विस्तार की हम लोग बात करते हैं, अलग अलग जिलों में कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्माण की बात हो, तो ऐसे में बिहार का राजस्व बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन हो अलग अलग तरीके से, बट कतई इसका बोझ आम जनता के ऊपर ना पड़े, इस बात को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्पष्ट है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरएलएम विधायक माधव आनंद का दावा है कि तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण पार्टी के नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को नेताओं को साथ लेकर चलने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर मृत्युंजय तिवारी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और उन्होंने जितनी बातें कही आरजेडी के बारे में, मुझे लगता है वह सत्य ही है। आरजेडी की जो वर्तमान स्थिति है, आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, परिवार के एक एक सदस्य जैसे तेजस्वी यादव से अलग हो चुके हैं, तो स्थिति जो है सो बहुत दयनीय है। पार्टी की भी स्थिति वही है, परिवार में भी अंतर्कलह सबको पता है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अगर भविष्य की राजनीति अगर करनी है तो थोड़ा से अब संभल के चलना पड़ेगा। बिहार में उपचुनाव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर। विपक्ष पर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी तेजस्वी को गायब बता रही है, जेडीयू विपक्ष को निकम्मा बता रहा है और बिहार की सियासत इसी को लेकर गर्म है। सवाल है कि विदेश में तेजस्वी हैं तो विरोधी क्यों बेचैन है? रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव और दोनों बच्चों के साथ इन दिनों यूरोप टूर पर हैं। तेजस्वी 2 जुलाई को ही विदेश यात्रा पर रवाना हो गए थे, वो भी अपनी पार्टी की स्थापना दिवस 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही मनाकर। इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। ऐसे वक्त में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी मैदान से बाहर हैं, हजारों मील दूर, और इसी को लेकर शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष को लापता बताया। नीरज कुमार ने लिखा, लापता तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पूछ रही है अपने नेता को कहां छिपा रखा है आरजेडी ने। नीरज कुमार ने पूछा है कि विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब, क्या आपने इन्हें देखा है? बीजेपी के तेजस्वी पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से जवाब भी आया। पार्टी नेता कुमार सर्वजीत ने कहा है कि तेजस्वी यूरोप घूमने गए हैं, इसका क्या सबूत है? वे सदन में आएंगे या नहीं, इसकी चिंता दूसरा कोई न करे, उनके सिपाही खड़े हैं। आप अभी ये प्रश्न पूछिए, हमने कहा कि खजाने से नियम के विरुद्ध पैसा निकाला गया, इस पे डिबेट करिए, इस पे न चर्चा होगी। कौन है और कौन नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय सदन जब चलेगा तो प्रतिपक्ष का नेता हुआ है तो उनका सिपाही लोग है कि नहीं है।
तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा कि इतना निकम्मा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरजेडी पहले से ही ध्वस्त पार्टी है और उपचुनाव के वक्त उनके नेता खुद लापता हैं। कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, इस बात से साबित होता है। अब आरजेडी के नेता संवैधानिक रूप से हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में, और उनका आता पता ही नहीं रहता है। कहीं कोई घटना घटे, कहीं कुछ बात हो, सरकार की कुछ कमी हो, तो विपक्ष की जवाबदेही है उसको उजागर करना। लेकिन खुद ही जब नेता ही गायब हैं तो उस पार्टी का क्या होगा? ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव सियासी गहमागहमी के बीच विदेश में हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे दिसंबर 2025 में लंबी छुट्टी पर यूरोप भ्रमण पर गए थे। अब जबकि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, ऐसे में सरकार के खिलाफ ताल ठोकने के लिए विपक्ष का चेहरा ही गायब है और इसी को लेकर एनडीए के नेता लगातार आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण, सासाराम से संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एआई के क्षेत्र में बिहार अब नया अध्याय लिख रहा है। सीएम सम्राट की मौजूदगी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वम एआई और भारत जीपीटी यानी कोरोवर के साथ एमओयू साइन किया है। तो दिल्ली में कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने गूगल के अधिकारियों से कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा की। वन क्लिक बटन के जरिए एआई के जरिए किसानों के पास कैसे सूचना पहुंचे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी उड़ान, सीएम सम्राट चौधरी का ऐतिहासिक कदम, दिग्गज टेक कंपनियों के साथ करार। डिजिटल बिहार का सपना अब साकार होगा। बिहार में हर नागरिक तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा पहुंचेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में बिहार सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सर्वम एआई और भारत जीपीटी यानी कोरोवर के साथ एमओयू साइन किया है। डिजिटल बिहार की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और नीतीश मिश्रा मौजूद रहे। मैं ये स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार ने एक बहुत ही मजबूत अपना फुटस्टेप या फुटप्रिंट्स पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज अपना स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इधर कृषि मंत्री विजय सिन्हा से दिल्ली में गूगल के अधिकारियों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। वन क्लिक वन बटन एआई के जरिए किसानों के पास कैसे सूचना पहुंचे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों की आईडी बनेगी, किसानों का पासबुक होगा, ये सब गूगल की तकनीक के जरिए होगा। तो गूगल के गवर्नमेंट बिजनेस हेड ने कहा, वन क्लिक ऑफ बटन के जरिए सूचना कैसे पहुंचे, इसमें गूगल पूरा सहयोग करेगा। एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाने का, उस फार्मर आईडी से जो एक तरह से उसका पासबुक किसान का होगा, जिसमें कि हम उस किसान को कितना खाद दे सकें, फर्टिलाइजर कितना मिले, पेस्टिसाइड कितना मिले, उसकी सब्सिडी कितना होगा, उसके फसल की हम खरीदारी कितना कर सकें, और वो किसान का खेत का जो पासबुक फार्मर आईडी बना रहे हैं वो गूगल के द्वारा चिन्हित हो जाए। सहयोग करेंगे और एआई के माध्यम से जितना हम ईज कर सकते हैं फार्मर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना इन वन क्लिक ऑफ अ बटन, वो हम काम करेंगे। और मंत्री जी के साथ हम बैठ के समझ के वो पूरा सोल्यूशन बनवा के और इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। बिहार अब तकनीक के क्षेत्र में दिग्गज टेक कंपनियों के साथ करार कर आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद आम लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाना है।
बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब आपका काम और आसान होने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अरवल से बड़ी खबर मिल रही है। सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद बवाल हुआ है। परिजनों और लोगों का अस्पताल परिसर में हंगामा। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद को जमीन पर पटका। धक्का मुक्की में सिविल सर्जन को चोट आई है। अस्पताल परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हालात पर काबू पाने और मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुट गया है। तस्वीर देखिएगा जरा, ये तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो वहां लोग हैं उन्होंने सिविल सर्जन की कॉलर पकड़कर उन्हें खींच लिया। वो जमीन पर गिर गए, उनको चोट लगी है। अरवल से ये तस्वीर है। सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद ये लोग आक्रोशित हैं। परिजनों और लोगों ने अस्पताल परिसर में धक्का मुक्की की है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद की समय तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें कॉलर पकड़कर घसीटा गया है, धक्का मारा गया, वो जमीन पर गिर गए और इस धक्का मुक्की में सिविल सर्जन को चोट भी आई। अस्पताल परिसर में पुलिस बल की हालांकि तैनाती कर दी गई है। हालात पर काबू पाने और मामले को शांत करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में सवाल भी खड़े करती है और ये अब डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ाती है। 7 घंटे की लंबी जंग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जी तोड़ मेहनत, देखने वालों का अदम्य साहस, लापरवाही का एक खुला गड्ढा, जमीन के नीचे पसरा घना अंधेरा और उस अंधेरे में घुटती एक 3 साल के मासूम की सांसें। यह कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं है, यह हकीकत है गयाजी के रघुनाथ नगर गांव की, जहां गुरुवार की रात ठीक 8 बजे एक हंसता खेलता बच्चा 3 साल का पीयूष मौत के खुले मुहाने में गिर गया, जिसको प्रशासन ने अथक प्रयासों से चमत्कार के जरिए बचा लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिन गुरुवार रात के 8 बजे गया जी का रघुनाथ नगर गांव, जहां चंद मिनट पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहां अचानक एक ऐसी चीख उभरी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 3 साल का मासूम पीयूष, जो कुछ देर पहले खेल रहा था, वो अचानक गायब हो गया। गायब कहां? जमीन के भीतर एक खुले संकरे और कार जैसे अंधेरी बोरवेल। ये तस्वीर देखिए, एक खुले संकरे और घने अंधेरे बोरवेल की, जहां 3 साल का मासूम पीयूष फंसा हुआ है। लोग टॉर्च मार रहे हैं और कह रहे हैं देखो हिल रहा है। उस आवाज के साथ दिखाई देता है पीयूष का सिर, जो बिना रोशनी के, बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था। पानी बिछाया था ये बाबा, अब उतर गया, मोबाइल देखे था लगे माइयो। अच्छा मेडिकल के तावे रजवा के नजरिया नहीं हमर पर लगे माइयो। पीयूष 7:30 बजे घर के पास खेल रहा था। खेलते खेलते बोरवेल के नजदीक पहुंच गया। पीयूष के हाथ में मोबाइल था। पैर फिसलने से बोरवेल में अंदर गिर गया। गनीमत ये रही कि पूरे 300 फीट नीचे नहीं गया, करीब 30 फीट की गहराई पर ही अटक गया, जहां से उसका सिर दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ ही बचाव दल मौके पर पहुंच गए। रात होते होते पूरा इलाका रेस्क्यू साइट में बदल चुका था। ग्रामीण भी पूरी रात टीमों के साथ डटे रहे। हर कोशिश का मकसद सिर्फ एक था, पीयूष को सुरक्षित बाहर निकालना। बोरवेल के बराबर में एक गड्ढा खोदा गया। प्रशासन ने ऑक्सीजन पाइप लगाया। करीब 12:30 बजे एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को लाइव देखने के लिए कैमरा लगाया गया। पाइप के जरिए मां की बात कराई गई। एनडीआरएफ ने हुक टेक्निक का इस्तेमाल किया। हुक को पीयूष के कपड़े में फंसाकर खींचा गया। फिर आई सुबह की वो घड़ी जिसने मौत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सुबह के ठीक 3 बजे पूरे
7 घंटे की उस हाड़ कपा देने वाली मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जाबाजों ने उस अंधेरी कोठरी से पीयूष को सुरक्षित बाहर खींच लिया। 7 घंटे से थमी हुई पूरे गांव की सांसें एक साथ बहाल हुई। इसे आप चमत्कार कहिए, दुआ कहिए या जवानों का जज्बा, काल के गाल से पीयूष मुस्कुराते हुए बाहर आया। इसमें रेस्क्यू किया गया और सकुशल वापसी हुई। बच्चे को हम लोग सकुशल सुरक्षित लेके आए। इसमें सबका सहयोग रहा। एसडीआरएफ और खासकर एनडीआरएफ की टीम तुरंत आई और उसको रेस्क्यू की और उससे ज्यादा बेहतर काम यहाँ के पब्लिक लोग किए। बच्चे को बिना वक्त गवाए फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने गहन जांच की और जो रिपोर्ट आई उसने सबको निहाल कर दिया। पीयूष बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह स्वस्थ है। आपदा विभाग के एसडीएम, आपदा विभाग के एडीएम और वजीरगंज डीएसपी ने रात भर मोर्चा संभाले रखा और इस सफल ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और ग्रामीणों की पीठ थपथपाई। लेकिन ये घटना एक अहम सवाल भी छोड़ जाती। खुले बोरवेल कब तक ऐसे हादसों की वजह बनते रहेंगे? सावधानी और जिम्मेदारी ही ऐसे हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी रास्ता है। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से एलन लीली, पटना से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बार फिर बिहार में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों की चिंता बढ़ा दी है। दरभंगा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जबकि भागलपुर और मुंगेर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोला और तिलेश्वर पंचायत के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया और इटहर पोखर भी बाढ़ की चपेट में है। किसानों की फसलें डूबने लगी हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना ज्यादा सा रौद्र रूप हो गया है। पानी का देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह सीधा संपर्क टूट गया। लोग किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के और नदी पार कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द यहाँ आवागमन चालू करे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 20 से ज्यादा गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 186 नाव, 512 राहत शिविर और 611 सामुदायिक किचन की तैयारी पूरी कर दी गई है। बात हो रही है, बहुत ही अच्छी खबर है कि जो खेत में जो सूखापन आ गया था उसमें नमी आई है और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी युद्धस्तर पे शुरू हो गया है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बारिश आता है तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। उसके लिए हम लोग तैयारी किए हुए हैं। जितने भी हमारे तटबंध हैं और 5 प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव लोग जो 250 किलोमीटर का तटबंध है सही पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं ताकि कहीं भी कोई क्षरण वगैरह हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में अगर विस्थापन वगैरह होता है तो उसके लिए शरण स्थल और कम्युनिटी किचन जहाँ चलेगा उसकी भी तैयारी की हुई है। सारे खाद्य सामग्री का दर का निर्धारण भी किया हुआ है। पॉलिथीन सीड्स हम लोग पर्याप्त मात्रा में है ताकि अगर विस्थापित होता है तो उनको फिर विस्थापन के स्थिति में उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। उधर भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज, सबौर और कहलगांव में नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
वहीं मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। नाव, दवाएं, सूखा राशन, पशु चारा और राहत शिविरों के इंतजाम किए जा चुके हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी अलर्ट रखा गया है। जितने जगह हमारे कैंप्स लगते हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, उसका माइक्रो प्लान भी हम लोगों के पास तैयार है और उसमें जो भी खाद्यान्न सामग्री का आपूर्ति होना है उसका भी हम लोगों ने वेंडर चिन्हित करके टेंडर के माध्यम से उसका कार्य किया है। फिलहाल बिहार में हालात पर प्रशासन की नजर है, लेकिन अगर नेपाल में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा और नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और गहरा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, भागलपुर से विकास के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। ट्रांसफर को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश पर यह शेड्यूल आया। 29 जुलाई से ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। 3 चरणों में पूरी की जाएगी ट्रांसफर की प्रक्रिया। ये बड़ी खबर पटना से, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम खबर। ट्रांसफर को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश पर यह शेड्यूल आया। 29 जुलाई से ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। 3 चरणों में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो बड़ी खबर ट्रांसफर से जुड़ी हुई, जो लोग ट्रांसफर को लेकर इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। ट्रांसफर को लेकर यह शेड्यूल जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश पर शेड्यूल आया है। 29 जुलाई से ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। 3 चरणों में यह ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और रजनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, 29 जुलाई से ट्रांसफर पोर्टल खोल दिया जाएगा। रजनीश, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए मैं बता दें आपको कि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा था और शिक्षक जो है इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आदेश जारी कर दिया है। 29 जुलाई से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जो है पोर्टल खोल दिए जाएंगे। यानी 3 चरणों में पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त होगी और समायोजन, समानुपातीकरण जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, इसके साथ साथ सामान्य ट्रांसफर का शेड्यूल जो है पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 7 अगस्त से 9 अगस्त तक समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया चलेगी। इसके अलावा इस अवधि में सूची का प्रकाशन, अपील और उसका निष्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण में 10 से 14 सितंबर तक जो है जिला प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति जो है पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करेगी। इसी प्रकार से तीसरे और आखिरी चरण में सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी सूची जारी होने से लेकर अपील की प्रक्रिया और उसके बाद फाइनली 10 से 14 सितंबर तक जो पारस्परिक स्थानांतरण है और सामान्य स्थानांतरण सूची जो है उसका प्रकाशन किया जाएगा। इसको लेकर भी सूची जारी कर दी गई है और इस से 31 अक्टूबर तक जो है शिक्षकों को इंतजार करना होगा। अप्लाई करने के बाद तब जो है फाइनली सामान्य स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी। तो अभी इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि 29 जुलाई से जो है पोर्टल खोले जाएंगे और बाकी 29 जुलाई से पोर्टल खोला जाएगा। उसके बाद 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रजनीश, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर